स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 का एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक अप्रोच बताने जा रही हूँ, जिसको साइको एनालिटिक अप्रोच कहते हैं। ये साइको एनालिटिक अप्रोच फ्रायड के द्वारा दिया गया है और ये पूरे मेंटल हेल्थ की व्याख्या इन्होंने इस अप्रोच के द्वारा की है। इसको इन्होंने साइको साइको एनालिटिक अप्रोच कहा है। इस अप्रोच में ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच है, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये अप्रोच दिया गया था। और इस अप्रोच के द्वारा इन्होंने दो तरह की बातें बताई हैं, दो तरह के अप्रोच बताए हैं, जिसमें पहला इन्होंने डायनामिक अप्रोच कहा है और दूसरा टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया है। ये जो डायनामिक अप्रोच है, एस्पेक्ट है, इसको इन्होंने गत्यात्मक स्वरूप कहा है और इसे स्थल रूपरेखीय पहलू इन्होंने कहा है। आज मैं आप लोगों को ये गत्यात्मक पहलू के बारे में बतलाऊंगी। यानी कि डायनामिक अप्रोच के बारे में। इस डायनामिक अप्रोच में फ्रायड ने मन के तीन महत्वपूर्ण पहलू बतलाया है, जिसमें पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। फ्रायड का कहना है कि ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब हम देख ले थोड़ा कि इड किसे कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं और सुपर ईगो किसे कहते हैं। इड को हिंदी में उपाहम भी कहते हैं। फ्रायड के अनुसार इड व्यक्ति के अंदर वह विशेषता है जिसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। अब लाइफ इंस्टिंक्ट से इनका मतलब है कि वैसी सारी व्यक्ति की या मनुष्य की वैसी सारी प्रवृत्तियां जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, अच्छी होती हैं, उन्हें इन्होंने मूल प्रवृत्तियों में लाइफ का नाम दिया है। और डेथ इंस्टिंक्ट जो इन्होंने कहा है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसको इन्होंने जितनी विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव, जितने तरह के ऐसे कार्य व्यक्ति जो नेगेटिव होते हैं, वो सारे को इन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट कहा है। इनका कहना है कि ये जो इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ये सभी व्यक्तियों में होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के रूप में। डिपेंड करता है वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति को, किस इंस्टिंक्ट को अपने ऊपर हावी होने देता है या किसको वो सीखता है। दूसरा इड की जो विशेषता है वो आनंद का नियम है। यानी इड व्यक्तित्व का ऐसा पक्ष है जो सिर्फ और सिर्फ आनंद के नियम, अपनी खुशी को देखता है। उसको जिस चीज से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, सिर्फ वही कार्य करता है। उसका वास्तविकता से यानी रियलिटी से कहीं से कोई संबंध नहीं होता है। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि होती है, जो वो चाहता है वो करता है। नैतिकता या मॉरल जिसको कहते हैं,
वो ईड की विशेषता नहीं है, उसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अचेतन होता है। अचेतन मतलब अनकॉन्शियस। व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं या जो वो कर रहा है, जो अनुकूल नहीं है समाज के, अपने जिद के अनुसार अपने आनंद के लिए कर रहा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको अचेतन या अनकॉन्शियस कहा जाता है। दूसरा जो उन्होंने इसका पिलर बताया है वो ईगो है। ईगो एक व्यक्तित्व का ऐसा पक्ष है जिसमें एडजस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एडजस्टमेंट, लाइफ में जो एडजस्टमेंट की बातें होती हैं या जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करता है वो ईगो के कारण ही होता है। जिसका ईगो जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, उसका एडजस्टमेंट उतना अच्छा होगा। ये चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार का होता है, यानी कि ये जो ईगो पक्ष होता है वो उसको पता भी होता है और कुछ भाग उसका अचेतन भी होता है, यानी वो जो कर रहा होता है उसको नहीं भी पता होता है और कुछ बातें उसे पता भी होती है। उसको वास्तविकता का पूरी तरह से ज्ञान होता है, यानी जो हम पूरे अपने होशो हवास में करते हैं या व्यक्ति जो पूरी तरह से जानबूझकर अपनी पूरी जानकारी के साथ करता है, वास्तविकता के साथ करता है, वो पक्ष ईगो कहलाता है। और इसमें नैतिकता नहीं होती है, यानी कि इसमें मॉरल या ऑल गुड की बातें नहीं होती हैं। ये बस उस समय उस कार्य को कर पाने में समर्थ होता है और वो मन को संतुष्ट कर देता है। तीसरा जो है वो सुपर ईगो है। सुपर ईगो यानी परम अहम। परम अहम पूरी तरह से ऑल गुड प्रकृति का होता है और वो पूरी तरह से नैतिकतावादी होता है, यानी कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं देखता है। ये आदर्शों का भंडार होता है, यानी पूरी तरह से आदर्श पर चलता है, समाज के नियमों पर चलता है। ऐसा जो व्यक्तित्व होता है या व्यक्ति के अंदर का जो ये गुण होता है उसको सुपर ईगो कहा जाता है। ये पूरी तरह से चेतन होता है, यानी कि इसको अपने आसपास के वातावरण का पूरा ज्ञान होता है। इसमें अचेतन का कोई भी बात नहीं होती है और इसी के कारण नैतिकतावादी आदर्श और चेतन अवस्था के कारण व्यक्ति में पश्चाताप और दोष का विकास होता है। यानी कि जब वो किसी काम को सही या गलत करता है तब वो देखता है कि उसमें कुछ गलत किया तो उसे पश्चाताप हुआ, और कुछ भी यदि गलत किया तो ये दोष मेरे अंदर है, यानी ये दो गुण का विकास इसी सुपर ईगो के कारण होता है। अब ये तीनों चीजें हम सभी व्यक्तियों में होती हैं। फ्रायड ने इसे इस तरह से समझाया है, जैसे इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। अब इड पूरी तरह से आनंद या सुख के नियम का पालन करता है, ईगो एडजस्टमेंट करता है। ये सुख के नियम का पालन करता है, ये एडजस्टमेंट करता है और ये पूरी तरह से नैतिकवादी है, नैतिक होता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझे कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है और ये हमारी पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित करता है या हमारे सामान्य और असामान्य होने में कैसे ये भूमिका अदा करता है, इसका क्या रोल है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको कुछ चीजें चुरानी है, उसको वो अच्छा लगता है, उसके पास नहीं है, वो उसे चुरा लेगा। ये यूं समझिए कि एक बच्चा है जिसको एक पेन चाहिए, वो दूसरे जो उसकी साथी का है, तो इड कहेगा तुम्हारे पास नहीं है, तुम इसे चुरा लो। सुपर ईगो कहेगा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत बात है। ऐसे समय में ईगो को, इड को और सुपर ईगो को दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों को संतुष्ट करना है। ऐसी अवस्था में ये कहेगा, ईगो कहेगा कि अभी सही समय नहीं है, अभी
चोरी करने पर पकड़े जाने की संभावना है, इसलिए अभी इस काम को नहीं करेंगे। यानी ये नहीं कह रहा है कि ये काम गलत है, ना ही ये कह रहा है कि इसको छुड़ा लो, लेकिन ये उस समय जो व्यक्ति के मन में मानसिक द्वंद्व चल रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को ये शांत कर देता है और बीच का एक रास्ता निकालता है और उसको एडजस्टमेंट की दिशा देता है। तो फ्रायड का ये कहना है कि जिस व्यक्ति में इड की प्रधानता होती है या सुपर ईगो की प्रधानता होती है, वैसे व्यक्ति असामान्य होते हैं या होने की संभावना होती है। वो अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने जीवन से, अपने वातावरण से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और जिसका ईगो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो उतना ज़्यादा एडजस्ट कर पाता है। इसमें छोटे बच्चों की तुलना या उदाहरण उसको दिया जा सकता है कि छोटा बच्चा पूरी तरह से ईड होता है, वो अपना मनमानी करता है, वो केवल अपना सुख जानता है कि ये करना है तो बस करना है, उसके लिए लोग क्या कहेगा, दूसरों को क्या नुकसान होगा, खुद को उसको क्या नुकसान होगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसको इसके लिए टोका जाता है, नहीं ये नहीं करो, ये गलत है, ये सही नहीं है, तब उसमें फिर सुपर ईगो और ईगो के साथ साथ आई का विकास होता है, मैं या सेल्फ का विकास होता है। उसमें ये देखना होता है कि ना उसमें इड की प्रधानता ज्यादा हो, ना सुपर ईगो की प्रधानता ज्यादा हो, और ईगो पूरी तरह से मजबूत हो और अपना कार्य करे, तभी व्यक्ति संतुलित और सामान्य व्यवहार कर पाता है, अन्यथा उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। आज आप लोगों को मैंने साइको एनालिटिक अप्रोच का फ्रायड के द्वारा दिए गए ये इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। इसका PDF में मैंने पहले भी आपको दिया हुआ है, उससे आप इसका नोट्स बना लेंगी और इस वीडियो से आप इसे समझ लेंगी।